एवरीवन एंड कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू CUET 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज आप देख सकते हैं कि हम कुछ डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल डिस्कवरी चल रही है डीएनए में, कहाँ क्या चेंजेस करने हैं, है ना। सो ये चैप्टर आपका होने वाला है क्या, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है। एंड चैप्टर का नाम तो आप समझ गए होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर चुके हैं इस यूनिट का। तो ये हमारा इस यूनिट का कह सकते हैं कि लास्ट चैप्टर होने वाला है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे। और देखिए बेटा, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ध्यान से आपको पूरी क्लास में सुनना है जिससे कि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट्स यहाँ पे आपके ना रहें। ठीक है, तो चलते हैं, चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है इस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का। अब बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस, मतलब आप उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या किस किस जगह पे वो एप्लीकेबल होता है, तो ये हमारा आज का चैप्टर है। चलिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किन लोगों से डील करती है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, बस ठीक है, क्या है एंड हाउ डू वी यूज़ देम, ये आज का चैप्टर पूरा का पूरा आपका होने वाला है। तो स्टार्ट कर लें, अपनी नोटबुक एनसीईआरटी लेकर के बैठो। साथ के साथ आपके ये कहने के लिए हो गया वन शॉट, एक ही बार में आप कर रहे हैं, बट सारा का सारा कंटेंट आपको मैं एक बार में ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों से डील करता है ना। अगर हम देखें तो ये किन किन चीज़ों से डील करता है, क्या आपके ये टेंट्रम से डील करता है, आपके गुस्से को देखता है? नहीं 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 नहीं, कहोगे मैम एक ऐसा एप्लीकेशन आए जो कि मेरा गुस्सा ख़त्म कर दे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, और मैं घर वालों के ऊपर में भी नाराज़ हो जाता हूँ, दोस्तों से नाराज़ हो जाता हूँ। तो एंगर इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ नाउ डेज, क्योंकि पीपल क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लोग, तो हो जाता है ये। तो इसके लिए अभी इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, बट देखते हैं, क्या पता आप में से ही कुछ लोग बना दें। तो चलो, ये किससे डील करता है, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक क्या है, एक ब्रांच है मेडिसिन की, जिसमें ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ रेमेडीज़ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्या हो गया सेक्टर यहाँ पे, थेराप्यूटिक्स। कहने का मतलब क्या हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड, राइट। ओके, मैंने आपको बता दिया क्या होता है थेराप्यूटिक्स। ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपने एक सर्टेन कंसर्न डिजीज़ के लिए कुछ रेमेडीज़, कुछ मेडिसिन बनाई हैं। यू हैव थिंक अबाउट इट, और ये पूरा वही हो गया, मेडिसिन का ही पार्ट हो गया, ब्रांच हो गई एक दवाइयों की। देन सेकंड आपके पास क्या है, डायग्नोस्टिक। आप किसी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, आप किसी का ट्रीटमेंट, जैसे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट, ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, वो वहीं से आया है। ठीक है, और ये हो गया ट्रीटमेंट हमारा सेकंड। ठीक है, देन आपके पास क्या बचता है, एक और आपके पास बचता है क्या, कुछ ये आपने देखा था पहले, आपने ये चीज़ देखी ना, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं डीएनए को खोल के उसके अंदर का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको चेंज करने में, ताकि हम इससे कुछ अच्छा पैदा कर सकें। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे किसी के लिए, किस चीज़ों के लिए मैं बताती हूँ। हम क्या करेंगे, we will be going to produce genetically modified crops। ठीक है, हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे, बट किन के लिए, क्या एप्लीकेशंस होने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होने वाले हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती में आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज द यील्ड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। सेकंड यहाँ पे क्या है, प्रोसेस्ड फूड, मतलब आप ऐसा फूड बनाओ ताकि आप तुरंत यूज़ कर लो। आपको बहुत सारा काम है, आज मूवी देख रहे हैं, हमें खाना बनाने का मन नहीं है, यही काम होता है ना हमें, तो हम प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, और आपको क्या लगता है, आप एग्रीकल्चर में से यील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं ज़्यादा, आप प्रोसेस फूड बना सकते हैं, आप बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। क्या, अगर आपको कोई भी रेमेडी लेके आनी है, यू कैन डू दैट, बायो रेमेडिएशन। ठीक है,
और आपको क्या लगता है मेडिसिन थेराप्यूटिक इंडस्ट्री है। और आपको पता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, है ना। वो कैसे करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास एक और नेक्स्ट यहाँ पर क्या एप्लीकेशन हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द फोर्थ वन, एनर्जी प्रोडक्शन किसी भी तरीके से। अब चाहे वो आप एटीपी की फॉर्म में करो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर केमिकल की फॉर्म में करो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी जिससे डील करता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कुछ क्रिटिकल आपके एरियाज हैं रिसर्च के, मतलब कुछ पर्टिकुलर हमने क्या किया, ओ वाओ बायोटेक्नोलॉजी इज दिस, लेट अस सी व्हाट वेयर वी कैन यूज, व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रिटिकल हैं, जहाँ पे हम इनको रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, एक रिसर्च एरिया आपके पास ऐसा है, इट प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। कैटलिस्ट क्या करता है, जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराता है। अब जो वो कैटलिस्ट है हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, उसकी बॉडी के कोई केमिकल की फॉर्म में, या किसी माइक्रोब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। मान लीजिए आपको मैंने आप में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर दिए, मान लो जो बच्चा देख रहा है, तो मैंने उस बच्चे को क्या कहा कि तुम्हारी बॉडी में ऐसे चेंजेस करूंगी कि तुम बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करोगे। सो वी हैव यूज्ड हियर अ ऑर्गेनिज्म, या फिर हमने एक माइक्रो बैक्टीरिया को यूज कर लिया, और इधर वी हैव यूज अ प्योर एंजाइम ओनली दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बायो है मतलब यहाँ पे हम कुछ भी बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं करने वाले हैं, वी विल बी गोइंग टू मैनिपुलेट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई बात समझ। चलते हैं सेकंड वाले पे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो ठीक है, पहले तो आपका ये हो गया, सेकंड आपका क्या है, क्रिएटिंग, पहला आपका ये हो गया, सेकंड आपका क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑप्टिमल कंडीशंस हमें बनाने हैं, जो हमने ये कैटलिस्ट पैदा करा है ये क्या कर दे, क्या करे उसके लिए बढ़िया हो, और वो अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट या भी जो डिजायर्ड आप सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं वो हो जाए, क्योंकि ये उसी घर में रह पाएगा जिस घर में इसको शांति मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग काम होगा, राइट। अब क्या होता है, अब आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है, उसको पूरा प्योरीफाई किया जाता है, उसको रीचेक किया जाता है, उसको देखा जाता है कि मार्केट में सेल करने से पहले क्या ये परफेक्ट है, और उसे हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्रिटिकल रिसर्च हैं, एरियाज हैं बायोटेक के, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस हैं इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में हमने इसे कैसे यूज किया। नाउ 3 ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, और वो 3 ऑप्शंस में मेजरली क्या है कि आप यहाँ पर फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, राइट। जो 3 ऑप्शंस हैं दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। तो 3 वो क्या है, सबसे पहला आपके पास क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। आप जहाँ पे क्या करें, कुछ केमिकल्स को यूज करें जो कि आप अगेन किससे ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो पहला क्या है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। क्लियर हुआ ये, है ना, ये क्लियर हो गया। तो खेती बाड़ी ईजी हो जाएगी। अब जिसके भी बहुत सारे किले हैं तो थोड़ा ध्यान लगाना यहाँ पे कि क्या पता आप अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। थिंक अबाउट इट, यूज इट, सो दैट विल बी गोइंग टू बी एप्लीकेशन फॉर यू ऑल्सो, है ना। आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बहुत कुछ नया नहीं है, ठीक है, जब ये बुक बनी होगी तब नया होगा, बट अब तो बहुत लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, एग्रीकल्चर, ओके। थर्ड आपके पास क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो ऑर्गेनिक कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप कुछ ऐसी प्रजाति बना लें, आप डीएनए में, जैसे मुझे चाहिए मान लीजिए आलू के पराठे खाने हैं, तो आपको आलू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कराना है, अच्छी क्वालिटी का कराना है, जो जिसमें क्या हो
क्या कहते हैं, शुगर फ्री, डायबिटिक फ्री, है ना। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप बना सकते हैं ना कि मुझे ये नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में, तो यू कैन प्रोड्यूस अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर ठीक है, बेस्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, हम ये भी यहाँ पर बना सकते हैं। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर कि क्या हमारे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, जिसने हमारी कंट्री की जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ हो रही थी उसको बहुत संभाला है। ठीक है, क्या हो सकता है, वो फूड, हंगर, इन सब चीज़ों से बचाया है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या हुआ, हमने ऐसे किया कि ये पर्टिकुलर अगर इतना 1 स्क्वायर मीटर का एरिया मान लो 10 केजी गेहूं प्रोड्यूस करता है, आई वॉन्ट दैट 1 स्क्वायर मीटर एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कि वो 20 किलो गेहूं प्रोड्यूस करे। तो मैंने क्या किया, वहां पे क्रॉप्स में कुछ चेंजेस लाए, राइट। तो आई प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, वही एक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, और जितनी भी क्रॉप नॉर्मल थी वो कैसी बन गई, बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिलने लग गया। कितनी खुश है ये, है ना। सारा सब्जी भाजी गेहूं सब बहुत खुश है, मक्का देखो कितना खुश है, मैंगो देखो, सब लोग बड़े खुश हैं। तो सबका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और जो ये सेक्टर है अपनी अर्थ का, दैट बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को खाना प्रॉपरली मिल रहा था। यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी इस सेक्टर में वो बड़ी उदास थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये पढ़ के आए हैं कि सडनली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, जिसकी वजह से जो खाना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी पूरी जनता को। ठीक है, तो अब इसको मैम पढ़ा कैसे जाए वो बताइए आप। तो मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, इसने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने ट्रिपल कर दिया किसको, इट ट्रिपल द फूड सप्लाई। ठीक है, इट ट्रिपल फूड सप्लाई, उसने फूड सप्लाई को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया यहाँ पर। ओके, फूड सप्लाई को क्या करा, बढ़ा दिया। ओके, अब यहाँ पे इससे क्या क्या हुआ, रीजंस क्या थे, क्यों बढ़ाया गया, ये तो आपको समझ आ गया होगा। पार्टली यूजेस ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, है ना। उन्होंने क्या किया, क्या कारण था, किसकी वजह से जो ये है किसकी वजह से ये हुआ, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूज किया क्या, यूज्ड वेराइटीज को। ठीक है, दे पार्टली यूज द इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी को यूज किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो गया क्रॉप का। ठीक है, और बहुत अच्छा रीजन क्या था, इन्होंने बहुत ही बेटरली मैनेज किया। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं ना, बट इट इज रियली डिफिकल्ट, ये ईजी नहीं है अगर मैंने कह दिया मैनेजमेंट, राइट। सो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उन्होंने क्या किया, इनको हेल्प किया टू इंक्रीज द फूड सप्लाई, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, देन अगेन आपके पास क्या आता है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो डेफिनेटली है ही यहाँ पर। और इन्होंने क्या किया, यस इन्होंने यूज किए क्या, एग्रोकेमिकल्स। अभी बोला था ना हमने, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छे के शुरुआत के साथ कुछ बुरे की शुरुआत भी हो रही है, दैट इज द यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो दे यूज एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल्स चाहिए इन्होंने उसका यूज किया। वो केमिकल्स क्या थे, fertilizers and pesticides, right? So what are those fertilizers and pesticides?
ठीक है बच्चों पार्टी। तो ये आपको 3 रीजन मिल गए जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इनके ड्रॉबैक आप लिखोगे खुद। ड्रॉबैक आप क्या लिख सकते हैं कि मैम इसकी वजह से क्या हुआ। सबसे पहली बात तो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये सस्ते तो नहीं थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और कन्वेंशनल मेथड से यील्ड नहीं आ रही थी, ठीक है। एंड माइक्रो लैंड जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उस पर बहुत ज़्यादा एक्चुअली चीज़ें नहीं बनाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर क्या ड्रॉबैक, यहाँ पे हम क्या लिखें, ड्रॉबैक क्या थे इसके, एग्रो केमिकल्स एक्सपेंसिव थे, ठीक है। और कन्वेंशनल जो नेचुरल था, ट्रेडिशनल मेथड था, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो आपको पता है डेफिनेटली आर्टिफिशियल के पास आप अपना बढ़ोगे तो चीज़ें तो ख़राब होनी ही हैं। और हमारे पास जो मेक्सिको या इंडियन कॉन्टिनेंट में थी, वहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, तो शॉर्ट छोटे छोटे कॉन्टिनेंट थे, फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन था। अब हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म इज द सॉल्यूशन, है ना। इनका सॉल्यूशन यही था जो कि हमने आगे पहले पढ़ा है। यूजेस ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का होना और एक इम्प्रूव्ड वैरायटी का होना बहुत डिफरेंट मैटर करता है। यहाँ पे इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास है गेहूं, ठीक है। तो एक गेहूं की लोअर वैरायटी होती है और एक अच्छी वैरायटी होती है, ठीक है। सभी की है ना क्वालिटीज अच्छी अच्छी होती हैं, तो हमने वहां पे सिर्फ इम्प्रूव्ड वैरायटी को यूज किया। सॉल्यूशन क्या है, यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या था यहाँ पर, काम ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत यहाँ पे किसने की थी, नॉर्मन ई बॉरलॉग, ठीक है। ये 20th सेंचुरी ये फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो आप इनका नाम याद रख सकते हो, है ना, अगर याद रह जाए तो, नॉर्मन ई बॉरलॉग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, BORLAUG, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हो गया क्लियर। अब चलें आगे, आगे चलते हैं, बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में हमें क्या देखना है, यहाँ पर टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, आपने एक सेल्स, आपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। टिश्यू कह सकते हैं हम, टिश्यू से हमने फिर सेल को एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टिश्यू है एक सेल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप को मान लो क्या करना है, यू नीड अ टिश्यू, और इससे आप क्या कराएंगे, इसका कल्चर कराएंगे आगे जा करके। तो इनका, या फिर आप एक वन सेल भी ले सकते हैं, वन सेल को इन वाइट्रो आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में डाल सकते हैं, और ये फर्दर किस में ग्रो हो जाएगा, टिश्यू में। तो आप टिश्यू से एक ऑर्गेनिज्म भी आगे बना सकते हैं, प्लांट के पार्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट बी प्रोवाइडेड, a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamin, amino acid and growth regulators like auxin and cytokinin etc. इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं होंगी तो टिश्यू कल्चर नहीं हो पाएगा। देन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, तो मैंने क्या बोला है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म में से एक टिश्यू निकाला है जो कि क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है रैपिडली, उसको आपने इन वाइट्रो रखा, ये सारा न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया, और ये टिश्यू किस में डेवलप हो गया आगे, एक ऑर्गेनिज्म या पार्ट में। तो यू कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग द टिश्यू कल्चर, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन।
ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, क्योंकि हमने उसी की सेल को यहाँ पर लेकर के कल्चर किया है, इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या होंगे बेटा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और उन जेनेटिकली आइडेंटिकल को हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स यहाँ पर बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल देम एज, सोमा क्लोन्स यहाँ पर इनको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये देखो, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज अ रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिजीज प्लांट। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और इसको क्या किया है, वायरस ने इफेक्ट कर दिया है। मान लीजिए यहाँ पे क्या किया है, इसने वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, आप यहाँ पे मेरिस्टेम लेंगे। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट कौन सी मेरिस्टेम, आपको यहाँ पे या तो एक्सिलरी या फिर एक सेकेंड, एक्सिलरी या फिर आप एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से ले सकते हैं। और उस एपिकल मेरिस्टेम को जब आप बाहर ग्रो कराओगे, व्हेन इसको इन वाइट्रो हम कल्चर प्लेट में डालेंगे, दिस इज कल्चर प्लेट, इसमें अगर आप इसे डालते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक वायरस फ्री प्लांट यहाँ पे यू कैन ऑब्टेन। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी आपके घरों में मे बी अगर आपके पास इतने रिसोर्स हैं, बायोटेक के टूल्स हैं, सब कुछ हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो किसको, ये एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम को यहाँ इन वाइट्रो ग्रो कराना है। ग्रो होगा तो ये वायरस फ्री कल्चर प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे प्लांट्स में किया जाता है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखो, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड कल्चरिंग द मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन, ठीक है, और पोटैटो एक्सेट्रा। तो ये तीन आपके पास, बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। तो अभी आप देखते हैं कि अपनी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, एंड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं, इतनी सारी जो वेराइटीज़ हैं, फूड प्रोडक्शन है लार्ज अमाउंट में, तुम्हें क्या पता कि कैसे बन के आ रहा है, मे बी इन वाइट्रो ही बन के आ रहा हो, इतने सारे बनाना, एप्पल, शुगर केन, ये सब इन वाइट्रो बन के आ रहे हो। So do you think the natural method is more better or this one? Obviously natural ही सही होता है, लेकिन अब पॉपुलेशन को फीड करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। अभी आपने पढ़ा था सोमा क्लोन्स बने थे, सोमा क्लोन्स कैसे बने थे आपको याद है, नहीं याद है, पीछे चलो। हाँ ये देखो, ये देखो, तो each of these plants will be genetically identical to the original plants from where they were grown, that is soma clones। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, जो ये टिश्यू थी ना हमने यहाँ से निकाली थी, वो क्या है, सोमा क्लोन्स है, वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, वहीं से हमने उसको क्या किया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, द आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट। वो एक प्लांट को हमने निकाला, उसकी सेल वॉल को तोड़ा, है ना, एंड हैव बीन एबल टू आइसोलेट द नेकेड प्रोटोप्लाज्म। अब जो वो नेकेड प्रोटोप्लाज्म था, देखो ये क्या है, प्लांट की सेल वॉल की मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, प्लांट की सेल वॉल है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये क्या है, नेकेड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर बचा। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म से अब हमें क्या कराना है, अब हमें क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है। सो दिस नेकेड प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर क्या भरा हुआ है, नेकेड प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को आपको यूज करना है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स। सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम वेरियस प्लांट each having the desirable characters can be fused to get the hybrid protoplasm which can further grown from the new plant, ठीक है, which can further grown to form a new plant, and these hybrids are called somatic hybrids while the process somatic hybridization। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये सेल थी, सेल 1, ठीक है, ये क्या है, ये है सेल 2। ओके, सेल 1 में हमें, हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, ये है और इसका वाला ये है। ठीक है, ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कॉपी बनानी है,
ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी नहीं होना था। ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, नाराज हो रहे हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों की सेल वॉल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, हमारे पास अभी बचा है क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो हमारे पास बचा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, एंड ऐसे ही आपके पास क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट सी हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई एंड दिस इज प्रोटोप्लास्ट 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रोटोप्लास्ट 1 एंड प्रोटोप्लास्ट 2 को क्या किया, फ्यूज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास दोनों का यहाँ पे मिक्सचर आ गया, और इसको, ये क्या है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है। इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को ग्रो किया, क्या करने के लिए, एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए। तो हम कोई भी डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट को यहाँ चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक से कोई भी एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक नया प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यू कैन सी इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है, इनकम बढ़ाती है, और रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाती है किसी भी प्लांट को, और अपने कंट्री की पॉपुलेशन को पूरा भरपूर पेट भर के खिलाने में सक्षम भी रहती है। सो हियर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आप किन किन को, किन किन ऑर्गेनिजम्स को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, आप प्लांट्स को कर सकते हैं, फंजाई को कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, these all can be genetically modified. ओके, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया, दैट इज प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो दीज क्रॉप्स मेड मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मान लीजिए क्या हुआ कि अभी जैसे सूखा पड़ जाता है, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको मुआवजा देती है कि भाई देखो सूखा पड़ गया है तो आपको ये पैसा मिल रहा है। बट इज दैट मनी इज सफिशिएंट टू दोज फार्मर्स? क्या आपको लगता है बस वो तो एक ऐसा लग गया, इंसेंटिव मिल गया, सैलरी तो आई नहीं है। ठीक है, ये चीज होती है। सो इट मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ दीज क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांटेजेस, पहला क्या है, इट मेड क्रॉप टॉलरेंट और रेजिस्टेंट टू, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसने क्या बना दिया, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए इसको और ज्यादा टॉलरेंट बना दिया। अब एबायोटिक स्ट्रेस में क्या जाता है, कोल्ड, ड्रॉट, बंजर जमीन, सॉल्ट, हीट, है ना। अगर इनमें से भी कोई भी कंटेंट यहाँ पे क्या बढ़े, ड्रॉट, कोल्ड, देन यू हैव सॉल्ट, ठीक है, और क्या था, टेम्परेचर अगर बढ़ता है या हीट हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर बच्चा पार्टी, चलते हैं आगे। देन इसने क्या किया, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसने क्या किया होगा, आपको अगर एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, आपको वैक्सीन्स लगाई जा रही है, तो आप उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, राइट। तो इट रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब अब आपको डेली डेली दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ये क्या करते हैं, हम ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करते हैं इनका अलायंस किसी भी फर्टिलाइजर्स के साथ या केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं, वी मेक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, हाउ, बाय रिड्यूसिंग द alliance with chemical pesticide.
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। थर्ड एडवांटेज यहाँ पे क्या है, थर्ड एडवांटेज यहाँ पे क्या कहता है, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग लॉस हो जाती हैं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, उसके बाद जो हमें घाटा होता है वो हमें नहीं होता है इसके चक्कर में, ठीक है। देन आपके पास अगेन एक और इम्पॉर्टेंस है, यहाँ पे एक और एडवांटेज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। प्लांट में, प्लांट क्या करता है, जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको यूज नहीं कर पाता है। सो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मान लो आपने खाना खाया है बट आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि आपके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है और आप खाना खाते जा रहे हैं, तो आप घर का राशन खत्म कर रहे हैं बट आप क्या नहीं कर रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, इंक्रीज efficiency of mineral uses by the plants। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट विल बी गोइंग टू प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन, घर का राशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज फिफ्थ वन, ठीक है। लास्ट आपका बेनिफिट क्या है या एडवांटेज क्या है, इन्हांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर आप राइस की बात करें तो बहुत सारे लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है एक विटामिन ए की वजह से। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर राइस में एक विटामिन की जो कंटेंट है वो बढ़ा दिया और उसका जो नाम था वो क्या था, गोल्डन राइस। उसकी वजह से वो सुनहरा सुनहरा दिखने लग गया था। तो इट इनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। इनहांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इट इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या थी, इम्प्रूव वैरायटी थी जिसमें विटामिन ए क्या कर दिया था, हमने बढ़ा दिया था, ठीक है। हमने उसमें विटामिन ए बढ़ा दिया था, ऑलराइट, जो कि चाहिए होता है किसके लिए, अच्छी आंखों के लिए, वरना क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो एडवांटेजेस हो गए, ओहो वाओ, मैंने लिख भी दिए हैं और आपको पता भी चल गए, ठीक है। Now, GM has used to create tailor-made plan to supply alternative resources to industries in the form of starch, fuel and pharmaceuticals. GMO के अलावा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अलावा उन्होंने क्या किया है, फ्यूल्स, कुछ स्टार्चेस को प्रोड्यूस करना, कुछ ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज को कुछ प्रोडक्ट्स देना, फार्मास्यूटिकल्स में हेल्प करना, ये सारे क्या थे, एप्लीकेशन थे बायोटेक के। अब यहाँ पर सर्टेन और एप्लीकेशन हैं, जैसे कि some application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, which could decrease the amount of pesticide used because इसकी वजह से क्या होगा, जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखो, बीटी टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरिया है कॉल्ड बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस फॉर शॉर्ट। Producer Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and expressed in the plant and resistant to the insect without the need of insecticide। and ये देखो क्या हुआ, मैं बताती हूँ। यहाँ पे ऐसे ही बीटी कॉर्न हमने क्या प्रोड्यूस किया, बीटी कॉर्न, मैं बताऊंगी, पहले इनके नाम लिख लो, बीटी राइस, ठीक है। हमने बीटी टोमेटो प्रोड्यूस किया, ठीक है, और बीटी सोयाबीन। यहाँ पे देखो क्या था बेटा, यहाँ पे एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया,
बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट इंक्रीज इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन व्हेन दैट एंटर इन द इंसेक्ट बॉडी, तो दिस टॉक्सिन किल द इंसेक्ट, किल इंसेक्ट, ठीक है, वो क्या करता है, इंसेक्ट को किल कर देता है। तो जो हमने यहां से क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट किया क्या, टॉक्सिन जीन, और वो हमने काफी सारे प्लांट्स में डाल दिया, जैसे कि मान लो कॉटन में डाल दिया, तो वो जीन यहाँ पे कॉटन में डाल दिया, तो वो क्या बन गया, बीटी कॉटन बन गया, ठीक है, बीटी कॉटन बन गया, बीटी कॉर्न बन गया। तो ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यहाँ पे बनाई, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, बीटी कॉटन, क्योंकि वहाँ पे हमने बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया का एक ऐसा जीन डाला है जो कि एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, अगर उस कॉटन प्लांट को कभी कोई इंसेक्ट खाएगा तो वो इंसेक्ट क्या करेगा, मर जाएगा, राइट। चलते हैं आगे, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे एग्जैक्टली हम ये करेंगे। तो बीटी कॉटन देखो, जैसे कि यहाँ पे इसको इंसेक्ट ने क्या किया हुआ है, इन्फेक्ट किया हुआ है, बट हमने जब बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया, ये नॉर्मल कॉटन है जिसमें बीटी का जीन नहीं है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बीटी टॉक्सिन का जीन नहीं है, और इसमें है, तो ये कॉटन कितना साफ सुथरा सुंदर सा अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड हुआ है, बट दूसरा वहां पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, उसकी स्पेलिंग लास्ट स्लाइड में सही कर लेना, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, ठीक है। ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा एक एंडोटॉक्सिन, क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ एंडोटॉक्सिन, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, जब ये किसी भी इंसेक्ट के गट में एंटर करता है तो वहाँ पे क्या करता है, ये एक प्रोटीन जो कि क्या करता है, टॉक्सिक है, वो क्या करता है, उस बॉडी को, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की बॉडी को मार देता है। तो हम देखते हैं कैसे ये एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। तो दिस बैक्टीरिया इट इज फाउंड इन सॉइल, ये हमें क्या मिलता है, इट इज फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में मिलता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के हम बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे, जो कि एक पर्टिकुलर स्पोर किसके लिए कोड कर रहा है, एक जीन के लिए कोड कर रहा है, जिसका नाम क्या है, क्राइजीन, ठीक है, क्या नाम है उसका, क्राइजीन, ओके। अभी आप यहाँ पे लिखो, एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंडोटॉक्सिन कैसा है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, जब भी इंसेक्ट के गट में जाता है तो क्या करता है, हार्मफुल यहाँ पर होता है। मान लीजिए इस बैक्टीरिया ने बहुत सारे क्या बनाए हैं, स्पोर्स बनाए हैं, क्योंकि बैक्टीरिया स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स किसके लिए कोड कर रहे हैं, एक क्राई जीन के लिए, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। ये जीन क्या करेगा बता रही हूँ मैं, ये क्राई जीन क्या कर रहा है यहाँ पे, इस स्पोर्स में क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के स्पोर्स में क्या है, क्राई जीन, ये एक प्रोटीन ये एक प्रोटॉक्सिन निकालता है, ठीक है, प्रोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव होता है किसमें, अल्कलाइन पीएच में, क्या होता है, अल्कलाइन पीएच में क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इट प्रोड्यूस अ क्रायोजीन दैट प्रोड्यूस अ प्रोटॉक्सिन, जो कि क्या होता है, इनएक्टिव होता है इन गट ऑफ इंसेक्ट, क्या होता है, इन गट ऑफ इंसेक्ट, क्योंकि अल्कलाइन पीएच वहां पे होता है, अल्कलाइन, ठीक है। अब क्या करता है ये प्रोटॉक्सिन, जैसे ही गट के इंसेक्ट में जाता है वहां पे एंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है, बट जैसे ही इसको अल्कलाइन पीएच मिलता है ये किस में बदल जाता है, एंडोटॉक्सिन में, एंडोटॉक्सिन, अल्कलाइन पीएच कहाँ मिलता है, गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, और एंडोटॉक्सिन में बदल जाएगा। अब क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन है उनको सुजा देगा, ठीक है, जो गट की एपिथेलियल सेल्स है उनको सुजा देगा, स्वेलिंग कर देगा, और जो वो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, एंड क्रिएट वहां पे
पोर्स क्रिएट कर देता है, लाइसिस एंड डेथ, ठीक है। तो इट स्वेल द एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर्स, और डेफिनेटली क्या होगी, लाइसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये उस इंसेक्ट को क्या मार देगा, ये एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करेगा, इंसेक्ट को वहां पे मार देगा। तो आप जिस भी प्लांट में डालेंगे तो वहां पे इंसेक्ट वो मर जाएगा, इंसेक्ट फिर से इन्फेक्ट नहीं करेगा किसको, प्लांट को, ठीक है। अब ये जो क्राई जीन है ये हमें किससे मिला है, एक एग्रोबैक्टीरियम से, ठीक है। एक एग्रोबैक्टीरियम था, वहां से हमने ये जीन निकाला है। एग्रोबैक्टीरियम बीटी कॉटन में डाला है, राइस में डाला है, कॉर्न में डाला है, इन सब चीजों में डाल दिया है, ठीक है। अब ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं इधर, द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सेवरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए इंटरफेरेंस, सेवरल नेमाटोड, बहुत सारे नेमाटोड हैं जो कि क्या करते हैं, पैरासाइटाइज करते हैं, मतलब इन्फेक्ट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब वो हमें भी परेशान यहाँ पर करते हैं। तो सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स, जैसे कि अ नेमाटोड दैट इज मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निशिया, क्या नाम है उसका, मेलियोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। ये बड़ा खतरनाक बंदा है, ये क्या है, बड़ा खतरनाक बंदा है। लेकिन इससे पहले ना मुझे वो बताना है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक बार आप जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। वाह, ये वाइट रहने वाली है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वाइड वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी अगर हम कैटेगरी बनाएं, ये दिखाई दे रहा है ये कलर, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट हैं वो कौन है, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरा, ठीक है, और आपके पास क्या है, डायप्टेरा, ठीक है। ये क्या है, इंसेक्ट की क्लासेस हैं, ठीक है, लेपिडोप्टेरा, एंड ठीक है, इंसेक्ट एंड प्लांट स्पेसिफिक है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को मारते हैं, ठीक है। जैसे कि लेपिडोप्टेरन के अंदर आते हैं आर्मी वॉर्म, वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, टोबैको को, ये आर्मी वॉर्म इनके अंदर आएंगे, और ये आर्मी वॉर्म किसको इन्फेक्ट करेंगे, टोबैको को, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कॉलियोप्टेरा आता है जो कि बीटल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, सॉरी इनके अंदर क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं, ठीक है। ऐसे ही डेप्टेरा आता है जिसके अंदर क्या आती है, फ्लाइज आती हैं, मॉस्किटोज आते हैं, ठीक है। ये क्लासेस हैं और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कॉटन के लिए ही दिया गया है, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, वो ज़रा ध्यान से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्राई आई ए सी जीन है, मतलब रोमन में है 1, उसको हम आई बोल देते हैं, प्लस क्राई सेकेंड ए बी, ये कॉटन बुलवॉर्म, ठीक है, ये क्या है, कॉटन बुलवॉर्म वाले जीन्स हैं, ठीक है। जो बुलवॉर्म, ठीक है, जब बुलवॉर्म होता है कॉटन में तो उसमें इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्राई आई ए सी, ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस आपके पास क्या है, क्राई सेकेंड ए बी, ठीक है। ये याद रखना कि ए सी है पहले, बाद में ए बी है, ठीक है। ये किस क्या है, कॉटन कॉर्न बोरर कौन कॉज करता है, ये डिजीज है, ठीक है, जो कि कॉर्न में होंगी अब, ठीक है। इसके लिए कौन होता है, क्राई पहला आई ए बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इससे एक्चुअली में क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक नेमाटोड है जिसका नाम क्या है, मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है किसमें, टोबैको की रूट में, ठीक है। ये क्या करता है, एक नेमाटोड है, एक पैरासाइट है जो कि क्या करेगा, टोबैको की रूट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इट इन्फेक्ट टोबैको रूट, की रूट को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है।
अब टोबैको के रूट में ये क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा और यील्ड क्या होगी, यील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे यील्ड हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है, यील्ड हो जाएगी कम। अब यहाँ पे क्या आया है, एक नॉवल स्ट्रेटजी आई है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। मतलब RNA इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइलेंसिंग। क्या करा देना, चुप हो जा, जीन को क्या कर दिया, चुप करा दिया, जीन साइलेंसिंग भी इसे बोला जाता है। अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर हार्मफुल जीन, जो हार्मफुल नेमाटोड है, उसका जो जीन है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है, उसको हम कह देंगे मुंह बंद करके बैठ जा। अब ये RNA इंटरफेरेंस क्या है, नेचुरल सेलुलर डिफेंस है यूकैरियोट्स। मतलब इस पर्टिकुलर मेथड को सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स ही यूज कर सकती हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो दिस RNA इंटरफेरेंस, दिस इज व्हाट इट इज अ नेचुरल सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, नेचुरल सेलुलर डिफेंस है किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या है, नेचुरल सेलुलर डिफेंस है ये। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज की। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक RNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA दैट बाइंड टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। जो mRNA है उसको चुप कर रहे हैं, कैसे, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड DNA आ रहा है उसी के जैसा, जो कि उसको क्या करता है, रेप्लिकेट, ट्रांसलेशन उसका नहीं होने देता, उसको प्रोटीन्स नहीं बनाने देता है, तो वो इन्फेक्ट नहीं करता है उस पर्टिकुलर चीज को। नाउ द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be from an infection by viruses having RNA genome mobile genetic element transposition that replicate via RNA intermediate। डाउट हो रहा है, डरो मत, मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये NCERT की लाइन मुझे पता है परेशान करती है और समझाने नहीं देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे इस प्रोसेस को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए आपके पास एक प्लांट सेल है, उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, DNA है, वो mRNA बनाता है, mRNA बनाता है, तो क्या करता है, mRNA जो है हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे, ठीक है, साइलेंस करने के लिए। अब वो mRNA, सुनते जाना, अब वो mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक और RNA लेके आएंगे, जो कि क्या होगा, किसी वायरस से निकाला होगा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होगा, या ट्रांसपोजन हम कहीं से लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, वो जो RNA है उसको ग्रो करेंगे। वो RNA क्या करेगा, वो RNA उस पर्टिकुलर सेगमेंट से बाइंड कर जाएगा और उसको क्या नहीं करने देगा, उसको रेप्लिकेट नहीं करने देगा, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्या होता है। यहाँ पे देखो, आपका एक प्लांट सेल है, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है कि न्यूक्लियस के DNA में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इन्फेक्ट कैसे करेगा, किसी प्लांट को उसकी सेल में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटरफेरेंस RNA हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक बनाएंगे, सबसे पहले बनेगा mRNA, ठीक है। यहाँ पे ये mRNA बनता है, अगर ये ट्रांसलेट हो गया तो ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो इस mRNA को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है। अब आप बाहर से एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA लेके आ रहे हैं, वो RNA वायरस से भी हो सकता है, वो RNA आपका ट्रांसपोजोन भी हो सकता है, वो RNA आपका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें ढूंढना है, ठीक है। जो भी होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, स्मॉल इंटरफेरेंस RNA बन जाएंगे, ठीक है। स्मॉल इंटरफेरेंस RNA ये बन जाएंगे। अब ये जो इंटरफेरेंस RNA हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये रहा,
ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेट कर गया और हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बन गए, नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनने के चांसेस होते हैं। सो दिस विल एक्टिवेट बाय एक्चुअली डूइंग यू नो एट siRNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटरफ्रेंस RNA यहाँ पे बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड RNA है, दिस विल गाइड द RNA एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द वायरल RNA, ठीक है। तो दे डाइजेस्ट RNA ऑफ वायरस और ट्रांसपोजल RNA, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये इससे बाइंड करता है, ये वायरस से आता है, ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ये यहाँ पे क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ये इससे बाइंड करेगा, यहाँ पे स्मॉल इंटरफेरेंस RNA आएंगे, यहाँ पे एक रिस्क प्रोटीन आएगा जो कि क्या करेगा, इनको अवॉइड करेगा, क्या, ट्रांसलेशन कराने में, ठीक है। तो ये था यहाँ पे क्या, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे आर इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। हमने अभी प्लांट्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग्स हैं, द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस as in common in case of similar product isolated from the non-human resources। क्या कह रहा है, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses। अगर वो हम उस particular same human resource से अगर हम लें तो वो क्या करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 30 रिकॉम्बिनेंट्स ऐसे थेराप्यूटिक मेडिसिन्स यहाँ पे बन चुकी हैं दैट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड वर्ल्ड एंड इन मतलब MCQ बहुत ज़्यादा बनेगा यहाँ से, ठीक है। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। आप इनको 12 को तो अभी भी मार्केट में लेके आए हैं, जो कि इंसुलिन से रिलेटेड मेडिसिन हैं, ठीक है। आपने इंसुलिन से रिलेटेड मेडिसिन को यूज़ किया है और भी बहुत सारी हैं। और बहुत बार ये चीज़ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी प्लांट की यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मेडिसिन में जैसे कि हम सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो कि आपको पता है, यहाँ पे उसने बताया है कि क्या करता है, मेडिसिन बनाता है ह्यूमंस के लिए, जो कि ह्यूमन रिसोर्स से ही उसने कुछ चीज़ें अगर ली हैं, ठीक है। तो सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन से लेंगे तो ह्यूमन को इन्फेक्ट साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, नॉन ह्यूमन से लेंगे तो करने के चांसेस हैं, बट RDAT के थ्रू ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एराइथ्रोसाइटिन हार्मोन, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हमने इससे बनाए हैं ताकि हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सके, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं एनिमल्स में, वो FSH इन सब से हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंसुलिन की, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी लेट हम यहाँ पे इंसुलिन की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या है, इंसुलिन है। अब आपके पास एक प्रो इंसुलिन है, जो कि क्या है, इनएक्टिव इंसुलिन है। प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे किसी को डायबिटीज 1 है, ठीक है, कौन सी डायबिटीज है, डायबिटीज 1, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लेस इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है। डायबिटीज 1 में लेस इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर ह्यूमन से, इसलिए उसको क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसका पहले क्या होता था, ज़्यादा बन रहा है, अब कम बन रहा है, तो उसको डायबिटीज़ 1 हो गया। पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे बनाया जाता था, अर्लियर कैसे बनाया जाता था, स्लॉटर्ड पिग की पेनक्रियास से लिया जाता था, जो मर जाती थी पिग्स वगैरह, उनसे हम क्या करते थे, इंसुलिन बनाते थे। स्लॉटर्ड पिग, ठीक है, पिग की पैनक्रियाज से हम क्या करते थे, इंसुलिन प्रोडक्ट कराते थे, ठीक है, इंसुलिन। लेकिन ये क्या करता था, ये एलर्जीज कॉज कर देता था ह्यूमंस में, ठीक है। अब हमने क्या किया, चलो भाई कुछ ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं, ये तो एलर्जी कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, इसको तो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये प्रो इंसुलिन, देखो ये क्या है, मेच्योर इंसुलिन है, ये वाला मेच्योर इंसुलिन है और ये पूरा प्रो इंसुलिन है। आप देख सकते हैं कि प्रो इंसुलिन में क्या प्रेजेंट है,
प्रो इंसुलिन में सिर्फ 2 चेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन में आपके पास क्या होता है, एक तो ए पेप्टाइड होता है और आपके पास यहाँ पे बी पेप्टाइड होता है, बट फ्री सी पेप्टाइड यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखो, एक सी चेन है, एक आपके पास एस चेन है और एक आपके पास बी पेप्टाइड है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंसुलिन है वहाँ पे हमने क्या किया है, 21 अमाइनो एसिड है जो कि ए बी टोटल 21 अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, एंड आपके पास एक फ्री जो चेन होती है सी चेन, हम उसको कट कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर कितनी होती है, 30 अमीनो एसिड्स की होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसमें सी पेप्टाइड भी है, ठीक है। अरे ये क्या है, प्रो इंसुलिन है जिसमें तीनों चेन आपस में जुड़ी हुई हैं। देन आप इसको क्या करते हैं, मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, ये तीनों की तीनों पेप्टाइड चेन यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था इंसुलिन के बारे में। अब आप इसको जेनेटिकली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे। यहाँ पे क्या हुआ, 1983 में आपके पास एली लिली एक अमेरिकन कंपनी आई, ठीक है। 1983 में एली लिली के द्वारा एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, आर्टिफिशियली जो ये पर्टिकुलर 3 चेन हैं इनके लिए डीएनए बना दिए, ठीक है। डीएनए 1 फॉर ए पेप्टाइड, डीएनए 2 फॉर बी पेप्टाइड, ठीक है। इन्होंने क्या बनाए, डीएनए 1 एंड डीएनए 2। ये पर्टिकुलर डीएनए किसके लिए कोड कर रहे थे, एक ए पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा था और एक बी पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा था, या बी पेप्टाइड चेन के लिए कोड कर रहा था, ठीक है। हमने इनसे क्या बनाया, ए पेप्टाइड बनाया और बी पेप्टाइड बनाया, दोनों को जोड़ दिया बाय द डाई सल्फर बॉन्ड से जोड़ दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक इंसुलिन यहाँ आ गया, ठीक है। आप चलते हैं आगे, आगे चलेंगे और बात करेंगे किनकी, जीन थेरेपी की बात करेंगे। आप देख सकते हो कि बबल बॉय है ना। बबल बॉय क्यों है, बबल बॉय यहाँ पे बबल लगा करके क्यों घूम रहा है, ये मूवी है आई है एक बबल बॉय नाम से, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये किसके लिए, जीन थेरेपी क्या है, हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। ये क्या है, एक हेरिडिटरी डिजीज है, उसकी बॉडी में क्या है, जेनेटिक चेंजेस हैं जो कि पेरेंट से आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी में एक ऐसा जीन म्यूटेट हो जाता है जो कि कोड करता है हमारे पूरे इम्यून सिस्टम के लिए। तो जो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनका अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। सो करेक्ट कॉपी ऑफ जीन इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ प्लेस ऑफ डिफेक्टिव कॉपी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं इस थेरेपी में, करेक्ट कॉपी ऑफ जीन produced at defective copy जीन प्लेस, जहां पे खराब है वहां पे हम करेक्ट कॉपी यहाँ पर डाल देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बबल बॉय मूवी है ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको क्या बीमारी होती है, वो जब जीन म्यूटेट होता है ना, वो जब जीन म्यूटेट होता है तो उस बंदे को क्या हो जाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, ठीक है। स्किड्स हो जाता है उसको, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब उसको चांसेस होते हैं कि वो हर बीमारी उसको हो सकती है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके एक बबल रैप में घूमने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्किड की बीमारी थी उसको ट्रीट किस में किया गया था, 1990 ईयर में किया गया था, एक 4 साल की लड़की में, जिसमें क्या था, हमने एक एंजाइम डाला था जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डीअमीनेज, ठीक है। अब मैं बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। अभी तो ये इंट्रो हो गया आपका, यहाँ पे बताते हैं। एक जीन है जो कि कोड करता है किसके लिए, दैट इज एडिनोसाइन डीअमीनेज, ठीक है। ये कोड करता है एक एंजाइम के लिए, दैट इज एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, इस जीन में हो जाती है म्यूटेशन, तो बेटा क्या होता है, एडीए नहीं बनता है, एडीए का फॉर्मेशन नहीं होता है, और एडीए का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, फॉर्मेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स नहीं होगा, किसमें, बोन मैरो में, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल नहीं होगा। और ये नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, पता है ना क्या हो जाएगा, काम नहीं होगा कुछ भी। क्या काम नहीं होगा, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा, ना ही ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलेगी, ना ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी। तो उस बच्चे को क्या बीमारी हो जाएगी, उसको हो जाएगी SCID, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसको ये बीमारी यहाँ पर हो जाएगी। ओके, ये हो गया। अब देखो आगे जाकर के आगे क्या होता है। तो हमने क्या किया, ये तो डिजीज है, ये तो क्या है, बीमारी है। अब इसको सही कैसे करना है, आप क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ले सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो को आप ट्रांसप्लांट करते जाएंगे और रेगुलर चाहिए होता है इसका। ठीक है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। सेकंड क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, थर्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, जीन थेरेपी है। थर्ड क्या है यहाँ पर, जीन थेरेपी। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, बट ये कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है, तो देखिए जीन थेरेपी करने के क्या स्टेप्स हैं। देखो एक चीज और बतानी है, अगर हम अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये क्या होता है, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर किया जाए जीन थेरेपी तो क्या होता है, परमानेंट हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद किया जाए तो परमानेंट नहीं हो सकता है। फर्स्ट टाइम 4 ईयर गर्ल में किया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, और वो भी 1990 ईयर में। ठीक है, जीन थेरेपी की गई थी। ठीक है, ये पहला केस था बबल बॉय का, जिसको ऐसे रैप करके हम एक्चुअली घुमा रहे थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मूवी जरूर चेकआउट करना, बबल बॉय वाली। हाँ ठीक है, अब जीन थेरेपी को कैसे किया जाएगा, बोन मैरो लिया जाएगा बोन में से। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, जो बोन मैरो है इसको बाहर निकाल लेंगे, बोन मैरो की सेल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर हम बोल सकते हैं राइनो वायरस के थ्रू, है ना, राइनो वायरस क्या करेगा, यहाँ पे एक वेक्टर का काम करेगा। उस वेक्टर में हमने क्या डाला, एक ऐसा जीन डाला जो कि किसके लिए कोड करेगा, एडिनोसाइन डीएमिनेज के लिए। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि एडीए के लिए कोड कर रहा है हम डाल देंगे लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे और उसकी क्लोनिंग करा करके हम क्या करेंगे, उसको फिर से इन्फ्यूज कर देंगे बोन मैरो में। ठीक है, तो देखिए ये हड्डी है, हड्डी कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, सो हियर यू हैव बोन मैरो। ठीक है, उस बोन मैरो को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो है, इसको निकाल दिया। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे लिया किसको, ये पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट का बोन मैरो है जिसको स्किड है। ठीक है, उस पेशेंट के बोन मैरो में हमने क्या किया, एक वेक्टर है हमारे पास राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस हमने एक वेक्टर यहाँ पे लिया है। इस राइनो वायरस में हमने क्या किया है, इसमें हमने एक cDNA प्रिपेयर किया। ठीक है, या हम इसको निकाल देते हैं,
cDNA, जो कि कोड कर रहा है किसके लिए, फॉर ADA, एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम के लिए। देखिए, तो वो जीन मैंने इस यहाँ पे लेके आई और मैंने इसको क्या कराया, इस cDNA को एंटर कराया किसमें, एंटर इनटू बी लिम्फोसाइट। ठीक है, दिस इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में एंटर करा दिया और यहाँ पे क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ। क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या हो गए, सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या कराया है, मल्टीप्लिकेशन कराया है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसकी हमने जीन क्लोनिंग कराई और ज़्यादा मात्रा में बनाया। जीन क्लोनिंग यहाँ पे कराने के बाद, इसकी जीन क्लोनिंग कराने के बाद हमने इसको क्या किया, क्लोनिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स with the correct gene has been transported into the bone marrow again. Cloning of correct gene. Now again transported into the bone marrow. Transfer कर दिया bone marrow में. But ये transfer चलना चाहिए regular. But it needs regular इन्फ्यूजन। यहाँ हम बोल सकते हैं रेगुलर हमें ये क्या करना पड़ेगा, इन्फ्यूज कराना पड़ेगा। तो नीड्स रेगुलर या पीरियोडिक इन्फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जीन थेरेपी। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। अब चलते हैं आगे और आगे हम पढ़ेंगे किसको, आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक को। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोसिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट एंड पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। सो ट्रीटमेंट रिक्वायर अर्ली डायग्नोसिस। अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो क्या चाहिए होगा, देखो ट्रीटमेंट, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस उसमें हेल्प कर लेगा। ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अर्ली डायग्नोसिस एंड प्लस हिस्टोपैथोलॉजी या पैथोहिस्टोलॉजी। ठीक है, हमें क्या चाहिए उस पर्टिकुलर चीज की, पैथोफिजियोलॉजी करें, पैथोहिस्टोलॉजी करें, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या डिजीज है क्या नहीं है। अब ये क्या था, पहले ये नेचुरली किया जाता, मतलब अर्लियर पहले कैसे किया जाता था, ये कन्वेंशनल मेथड थे और अभी आपके पास ट्रेडिशनल नए मेथड्स हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स में आपके पास क्या है, कन्वेंशनल मेथड या हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, और अभी आपके पास क्या है, मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड में आपके पास क्या था, सीरम, यूरिन एनालिसिस, जैसे कि अभी भी किया जाता है नॉर्मल डिजीज के लिए, लेकिन इनसे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता था बहुत सारी बीमारियों के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या किया जाता है, सीरम प्लस यूरिन एनालिसिस या ब्लड एनालिसिस। ठीक है, ये किया जाता था, बट अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड किन की, अब हम रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न की। तो यहाँ पे हमारे पास आरडीटी है, पीसीआर है, एलिजा है, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो सकता है इनमें, ऑटो रेडियोग्राफी है। तो हमारे पास क्या है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वाइडाल टेस्ट है, हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो इनसे क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता है, अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल। ओके बच्चा पार्टी, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एक समरी। ओके, अब चलते हैं आगे। अभी हमें क्या देखना है, अर्ली डिटेक्शन में हमें देखना है कि एलाइजा या फिर हम कह सकते हैं कि बाकी और चीज़ें अभी कैसे हो रही हैं। ठीक है,
ठीक है। पहले हम वही करेंगे, उसी को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को जो छोटी सी है उसको एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई हो जाती है वो चीज बड़ी हो जाती है, तो हमें वो दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं किसी भी डिजीज का। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस किसी भी में भी है, तो वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो वो ज्यादा सिम्टम्स नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पैथोजन को उस पर्टिकुलर बॉडी में पीसीआर कराएंगे, एम्प्लीफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स। है ना, वो ज्यादा सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है, नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनका कराएंगे पीसीआर, पीसीआर होगा तो एम्प्लीफिकेशन होगा, और एम्प्लीफिकेशन होगा तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होगा। अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे कि पीसीआर किसके लिए यूज होता है, एचआईवी के लिए। एचआईवी क्या करता है, एड्स करता है, राइट। तो हम एचआईवी में इसको यूज कर सकते हैं। पीसीआर में जो म्यूटेशन हुई है इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट में जो भी म्यूटेशन हुई है उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, और कैंसर पेशेंट में पीसीआर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिजा क्या होता है, एलिजा, एलिजा जो है सेकेंड एलिजा, इसके बारे में वैसे तो पूरा प्रोसेस दिया गया है बट उतना नहीं जाना है। इसके फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, वो वाला ऐसे नहीं है, इंग्लिश वाला ऐसे नहीं है ये। ठीक है, तो ये इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कराया जाता है। ये पूरा इसका प्रिंसिपल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। कभी आइएगा लेक्चर में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस होता है, सॉरी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पे क्या होता है, ये डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था एलिजा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम देखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। एक बार हम ये और देख लेते हैं शॉर्ट में, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ के आए हैं, तो वो मैं नहीं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे भी अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, एक म्यूटेशन हुआ है उसको चेक करना है, जेनेटिक म्यूटेशन आपको चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप एक प्रोब लेंगे। ठीक है, प्रोब क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, और आपके पास एक आरएनए होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कैंसर पेशेंट की बॉडी में, कैंसर अगर किसी को है तो उसकी बॉडी में कोई म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, अब म्यूटेशन हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेके आएंगे। ठीक है, वो प्रोब का काम करेगा। उस प्रोब में आपने क्या किया है, मान लो A to Z जो भी है, मान लो कि कोई भी सेल है उसमें A to Z कहीं भी कोई भी म्यूटेशन हुआ है, आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया ऐसे ही चेक करने के लिए क्या ये सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं। पहले तो उस बंदे की सेल से जेनेटिक सीक्वेंस हम करते हैं पूरा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मैंने एक क्या ले लिया, जैसे कि हम कहते हैं ना बिल्ली मौसी के गले में घंटी बांध दी है, वो जब भी निकलेगी तो पता चल जाएगा। तो हमने एक प्रोब लिया है जिसमें हमने क्या किया है, एक रेडियो एक्टिव मेटल लगा दिया है, केमिकल लगा दिया है, जो कि क्या करेगा, चमकेगा जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। तो अब वो रेडियो एक्टिव जो प्रोब है वो कब बाइंड करेगा, जब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई डीएनए का सीक्वेंस किसी कैंसर पेशेंट में होगा, है ना, होगा तभी तो बाइंड करेगा ना। तो मान लीजिए आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री लिया है वो एक पर्टिकुलर म्यूटेटेड डीएनए से बाइंड कर गया, सो प्रोब विल बी गोइंग टू बाइंड हियर। तो क्या करेगा, प्रोब विल अटैच हियर, मतलब वो बाइंड करेगा और लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है,
लेकिन अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो ऐसा होगा, वो लाइट म्यूटेशन हुआ है तो वो बाइंड करेगा और बाइंड नहीं करेगा और वहाँ पे कोई लाइट नहीं आएगी। ठीक है, एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, मैंने उसका गलत सीक्वेंस ले लिया है क्योंकि मे बी किसी बंदे में म्यूटेशन हुआ है, तो अगर वो गलत सीक्वेंस बाइंड करेगा तो मतलब उस बंदे में भी वो गलत जीन है ना, म्यूटेशन हुआ है, राइट, है ना, तो वो बाइंड करेगा, वहां पे कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, सो इट विल इफ वी विल ऐड प्रोब इन अ म्यूटेटेड पर्सन, ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके नहीं है सीक्वेंस, तो वहां पे प्रोब बाइंड भी नहीं करेगा और लाइट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं। चलो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लो AAA और GGG है। ठीक है, ये रहा एक सीक्वेंस है डीएनए का, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो TT। ठीक है, TT के साथ ये क्या हो जाएगा, CCC। ओके, ये हो गया। अब मान लीजिए म्यूटेशन हुई है तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेगमेंट हट गया है। क्या हुआ है, AAGGG एंड TTT और CCC। ठीक है, ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो कैंसर हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बंदे की बॉडी में जेनेटिक सीक्वेंस था, हमने इसी सीक्वेंस का, सेम सीक्वेंस का क्या किया, प्रोब लिया, सेम हमने प्रोब लिया। प्रोब क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मान लो ये TT CCC। ठीक है, अब हमने ये ले लिया और ये क्या कर रहा है, इसमें लाइट प्रोड्यूस करेगा ये। अब ये क्या करेगा, क्या इससे बाइंड करेगा, विल नॉट बाइंड, है ना। तो हमें पता चल जाएगा इस डीएनए के इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कुछ तो अलग हुआ है दया, क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, लाइट विल नॉट प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। क्लियर? अब चलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, फटाफट पढ़ लेते हैं बेटा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहाँ गए? नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं, वो एनिमल जिनके डीएनए में हमने मैनिपुलेशन की है, बदलाव किया है, ऑल्ट्रेशन किया है टू पोजेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। मतलब चूहा है, उसमें पर्टिकुलर बॉडी सीक्वेंस में उसके जीन है, बट अब मैंने क्या किया है, एक और जीन डाल दिया है कि भाई तू भी एक्सप्रेस कर। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट्स, पिग, शीप, काउज, फिश, ये जो प्रोड्यूस किए गए हैं, ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है बेटा, माइस हैं, जो कि कितना है टोटल, 95%। ठीक है, 95%। इनको किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस लिए किया जाता है, ताकि हम इनमें स्टडीज़ कर सकें, कुछ वैक्सीन्स बनाइए, उनको चेक कर सकें, ट्रायल एरर मेथड अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, और जब हमें उसकी डेवलपमेंट की स्टडी होगी तो हम आगे बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज टुडे, किसी भी बीमारी को पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने अभी बताया, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटाइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज। मैंने उस माइस में वो पर्टिकुलर जीन डाल दिया है, ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है। अब मैं उस ऑर्गेनिज्म में पढ़ूंगी माइस के अंदर कि अगर मैं ये दवाई डालूं तो क्या होगा, अगर मैं ये डालूं तो क्या होगा, या ये डिजीज क्या चेंजेस करता है बॉडी में, कैंसर में क्या चेंजेस करता है, तो हम ये पढ़ सकते हैं। देन आपके पास आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन दैट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा को ट्रीट करने के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। देन द फिनाइल कीटोनूरिया, जो कि एक क्या है, प्लियोट्रोपिक डिजीज है, जिसमें एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सभी के लिए क्या बनी हुई है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डिजीज बनी हुई है। ठीक है, और डिजीज नहीं बनी हुई है, ट्रीटमेंट के लिए बने हुए हैं। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जिसमें क्या होता है 2.5 ग्राम पर लीटर, इतना ग्राम एक लीटर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा lactalbumin and was nutritionally a more balanced product of human babies than the natural cow milk। तो कितना सही किया,
हमने उस काउ रोजी में क्या किया, एक ऐसा प्रोटीन का जीन डाल दिया जो कि 1 लीटर दूध में 2.5 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होता है और वो ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वैक्सीन्स बनाई हैं, वो सेफ हैं या नहीं है ह्यूमंस के लिए, वो हम टेस्ट कर सकते हैं। देन हम क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी मेडिसिन को प्रोड्यूस किया गया है तो वो क्लिनिकली सेफ है या नहीं है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस थे किसके, ट्रांसजेनिक माइस के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी बंदा कुछ भी प्रोड्यूस करता जाएगा, इस कंट्री ने ये चूहा प्रोड्यूस कर दिया, इसने स्पाइडरमैन बन जाते बहुत सारे अभी तक तो, है ना, स्पाइडरमैन बहुत सारे, हल्क बहुत सारे घूम रहे होते। अगर यहाँ पे सभी में क्या हो गया होता, क्या नॉर्मल लोग भी क्या करने लग गए होते, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने लग गए होते। ये एथिकल नहीं है, बिना परमिशन के, बिना गवर्नमेंट के वो अप्रूव किए हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी ही एक अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों को देखती है, एक कमेटी है जिसको हम बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो इन चीज़ों का देखरेख करती है, GEAC, दैट इज जेनेटिकली, क्या, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ठीक है, ये क्या करती है, ये पूरा देख रेख रखती है कि कोई कैसे किन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब प्लांट है, मान लो हमें उन्हें चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, मैं एक कहानी बताती हूँ। इंडिया में आपको पता है बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, मान लो इंडिया की हैं। अब क्या किया, कोई बंदा उस वैरायटी को ले गया, उसमें ज़रा सा चेंज करके उसने क्या कहा, भाई ये तो हमारी है, आप लोग इसे नहीं उगा सकते, है ना, तो ये तो गलत हो गया, तुमने तो चोरी कर ली। तो इसी के लिए जो बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब जो ये GEAC, ये बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई, इसने डिसीजन लिया कि वैलिडिटी हुआ करेगी, वेलिफिकेशन हुआ करेगा किसका, GM रिसर्च का। ठीक है, एंड इट इंट्रोड्यूस GM ऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पर्सन्स की सेफ्टी के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत प्रोड्यूस कर लो, आप हल्क बना दो बहुत सारे, वो तो नॉर्मल आदमी को मार देगा। मे बी वो अच्छा था, वो सुपर पावर्स थी, अच्छी पॉजिटिव वे में दिखाया गया, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, वेरीफाई क्या करेंगे, वैलिडेट किया करेंगे पर्टिकुलर GM रिसर्च को। ठीक है, टू वैलिडेट GM रिसर्च। ठीक है, टू वैलिडेट GM रिसर्च। एंड नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस ओनली। ठीक है, फिर for public service only. All right, so we will introduce genetically modified organism for public service only. ओके, अब चलें आगे, आगे चलते हैं और बात करेंगे पेटेंट के बारे में। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है पेटेंट। ठीक है, हाँ, मैं इसी के बारे में बता रही थी। मान लो आपने कोई नया कूलर बनाया है, ऐसा कूलर किसी के पास नहीं है, तो आप उसे पेटेंट करा लें, वरना वो क्या करेगा, अगर दूसरे बंदे ने पेटेंट करा दिया तो वो आप फिर बना करके नहीं बेच सकते। सो इट रेस्ट्रिक्ट अदर पीपल फ्रॉम सेलिंग दैम। ठीक है, आपकी चीज़ है, आप ही बेचो ना, आप ही पैसा कमाओ। रेस्ट्रिक्ट अदर पीपल ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है राइस के बारे में। इंडिया में ऑलमोस्ट
बहुत वेराइटीज हैं राइस की, ठीक है। बासमती राइस की के लिए इंडिया क्या है, रिचेस्ट है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2 लाख, ठीक है, वेराइटीज, 200,000 वेराइटीज हैं इंडिया में राइस की, ठीक है। राइस की वेराइटीज इंडिया में, तो इंडिया क्या है, काफी रिच है इस चीज में, रिच डाइवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। इंडिया की क्या है, काफी रिच डाइवर्सिटी यहाँ पर है। 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती राइसेस हैं जिनको पूरा लिखा गया है कि ये 27 यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेड 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस है यहाँ पे। अब क्या हुआ था, जो कि एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था एंशियंट टाइम में, ठीक है, एंशियंट टेक्स्ट में इनको मेंशन किया गया है, जैसे कि फॉकलोर एंड पोइट्री में, ठीक है। तो मेंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट, ये क्या है, दिस इज मेंशन्ड इन एंशियंट टेक्स्ट एंड ठीक है, इन जगह पर इनको क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी थी 1997 में, ठीक है, 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने यहाँ से वो वैरायटी चुराई। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, उस वैरायटी को ले लिया, बासमती राइस को, ठीक है। अब उस बासमती राइस में उन्होंने क्या किया, थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए और उसको पेटेंट करा दिया कि भाई अब इंडिया वालों तुम वैसा नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका पेटेंट कर लिया, किसी चीज का मैं बताती हूँ किसका पेटेंट लिया, ठीक है। दे गॉट पेटेंट ऑफ दिस, किसका पेटेंट किया, एंड ट्रेडमार्क ऑफिस भी दे दिया भाई कि बेचेंगे बिल्कुल हम, तुम नहीं बेच सकते इसके जैसा कुछ भी, ठीक है। तो ये भी हमें चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है इसको, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक न्यू बासमती राइस बनाया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक नया बासमती राइस प्रोड्यूस किया, राइस। वो कैसे किया, इन्होंने जो हमारा ओरिजिनल वाला था उसको सेमी ड्वार्फ से क्या कर दिया, मैच करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो एक नई वैरायटी बन गई, ठीक है। इंडियन बासमती को एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, इंडियन बासमती, और इन्होंने कोई एक बासमती और एक प्लस सेमी ड्वार्फ वैरायटी को क्या किया, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक नई वैरायटी बन गई, न्यू, और इसको पेटेंट करा लिया। बट है तो एग्जैक्टली इंडियन बासमती राइस ना, आप अपना कुछ और प्रोड्यूस करो, ठीक है। न्यू बासमती राइस इन्होंने यहाँ पे बना लिया ऐसे करके, तो अब इन्होंने इसका पेटेंट करा दिया, मतलब हम उसके जैसा कुछ बेच नहीं सकते, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ये GEAC इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्री की बहुत रिच डाइवर्सिटी होती है, तब क्या किया जाता है, उन चीज़ों को चुराया जाता है, ठीक है। तो वो चोरी वोरी पकड़ने के लिए ही क्या होते हैं, यहाँ पे एथिकल इश्यूज जो हैं उनके लिए कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे बायोपायरेसी क्या है, इट इज़ द टर्म that is used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment। मतलब आप मेरे घर से सामान लेके जा रहे हैं मेरी परमिशन के बिना, विदाउट अथॉरिटी के बिना, आप उसे यूज़ कर रहे हैं और आप उसका भुगतान भी नहीं कर रहे हैं, ये होता है बायोपायरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने ऐसे उड़ा दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ ली हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म, वहाँ पे गूगल फॉर्म होता है, आप सभी के लिए वो बनाया गया है, कोई डाउट होता है तो वहाँ पे आप जाओ और जाके चेकआउट करो। एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल विद अस इन CUET, ठीक है, अगर आप CUET में एनरोल करना चाहते हैं, किसी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें चीज़ों को और डिटेल में टाइम के साथ और बहुत सारे अच्छे अच्छे DBPs के साथ बताया जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन द अड्डा 24/7,
ठीक है। अड्डा 24/7 पे आपको लॉग इन करना है, वेबसाइट पे ऐसे जा करके यू कैन गो हियर, यहाँ पे जाइए। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि एक रीजनल या वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको सेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको यूजी एंट्रेंस के लिए जाना है, CUT यूजी के लिए प्रिपेयर करें। एक आपके पास बेटा है महापैक का ऑप्शन, मैं आपको बता रही हूँ, देखो सब पढ़ लेते हैं, बहुत फ्री कंटेंट है, हर जगह पे है, ठीक है, सब कुछ है, पर आपके पास एक टाइम है ना, टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो आप क्या करेंगे, आप जरा से पैसों के चक्कर में आप पूरा टाइम ढूंढने में निकाल देंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं रियली बात बता रही हूँ, जो कि मिस्टेक हम करते हैं और हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, आप 12th में आपको बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, इसके लिए भी पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, आप इधर उधर भटकने के अलावा क्या करोगे। और आपको पता है मंथ एंड सेल चल रही है, तो इतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, बेटर है आप अभी परचेज कर लो। तो ये महापैक है जिसमें जितने भी बैचेज आएंगे आपको सबका एक्सेस मिलेगा। इसकी देखो डबल वैलिडिटी है, डबल एक्स वैलिडिटी, आप बाय करोगे, यहाँ पे ये देखो इधर जाना है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, अप्लाई करो। ये देखो 10,800 में मिल गया है 11-12 हज़ार का, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करना है, ठीक है। एंड अभी आपको देखो 11,399 का पड़ रहा है, अब देखो आपको कितना पड़ जाएगा, 10,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चलो आपको मैम महापैक नहीं परचेज करना है, तो आप क्या परचेज करेंगे, CUT साइंस में जाएंगे, आप यहाँ पर उड़ान बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर बैच के लिए आप उन्नति परचेज करेंगे, एंड अदरवाइज यू कैन परचेज बोथ दीज 2 बैचेस, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आप यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, इधर जाओ, इधर कोड लगाओ NEE20, कैपिटल N कैपिटल डबल E एंड 20, अप्लाई कर दो। सिर्फ 7,200 रुपये, मात्र इतने रुपए में, 7,200 रुपये में आप ट्यूशन में 2-3 महीने में निकाल देते हो इतना, ये पूरे साल के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पे। आई गेस नथिंग इज बेटर देन दिस। और महापैक तो फिर और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि सारे बैचेस का एक्सेस है, पर वैलिडिटी भी डबल मंथ की है, ठीक है। तो प्लीज़ डू चेक आउट दीज थिंग, अड्डा ऐप को चेक करना, वहाँ पे वो आप इन चीज़ों का एक्सेस आपको और ईजी कर देता है और ईजिली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप एवरीथिंग गॉट क्लियर्ड। तो मिलते हैं हम अपने एक नए वन शॉट के साथ, टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।